नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है जी में। और इस बार मैं लेकर आई हूँ मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, उनके इजी सॉल्यूशंस के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो कमी नज़र आए हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी पुरानी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मज़दूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। यदि उनमें से 15 मज़दूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका, तो उस समूह में आरंभ में मज़दूरों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले टोटल मज़दूर मान लीजिए x थे। तो टोटल कितना मान लेंगे आप? टोटल आपने मान लिया x थे। अब उन्होंने कहा कि जो समूह था, हमने समूह को मान लिया कि पूरे x मज़दूरों का समूह था और 30 दिन में पूरा कर सकते थे वो। तो x कितने दिन में पूरा कर सकते थे? 30 दिन में। अब क्या हुआ, 15 मज़दूर नहीं आए, मतलब x में से 15 मज़दूर कम हो गए। तो अब कार्य को पूरा होने में कितना टाइम लगा है? अब कार्य को पूरा होने में 45 दिन का समय लगा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को रख लेना है इक्वल। तो देखिए यहाँ पर, तो x माइनस 15 की मल्टीप्लाई हो गई 45 में और x की मल्टीप्लाई हो गई 30 में। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा 45x और ये हो जाएगा 15 गुना 45 और इधर हो गया आपका 30x। अब 45x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 675 और ये हो जाएगा आपका 30x। तो अगर हम 45 के पास इस 30 को लेकर आएँ तो ये माइनस का 30x हो जाएगा और ये 675 इधर चला जाएगा। अब इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो 15x बचेगा और ये 675। x की वैल्यू निकालने के लिए 675 अपॉन 15 हो जाएगा और 15 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। तो इस तरह से जो मज़दूरों की संख्या आई है वो आई है 45। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। सॉरी दोस्तों, मैं शुरुआत में शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, तो अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ उसे एक बार पढ़ती हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र इस समय तुम्हारी है। यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले क्या थी? तो दोस्तों आज कोई पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि जितनी उम्र तुम्हारी आज है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र उतनी ही थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्होंने आज की बात की है, प्रेजेंट टाइम की बात की है, आज। तो आज हम मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र अगर मैं x मान लेती हूँ, पिता की उम्र दी गई है हमें आज की, पिता की उम्र दी गई है 40 साल। तो दोस्तों आज से पहले जब कभी बेटे का जन्म हुआ होगा, मतलब उसके जन्म के समय पिता की उम्र थी x, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके जन्म के समय उसके पिता की उम्र उतनी ही थी जितनी पुत्र की उम्र थी। तो अगर पुत्र की आज x है तो जन्म के समय पिता की भी उम्र x ही रही होगी। तो आज अगर मैं पिता की उम्र की बात करूं, ये तो उन्होंने दिया है, इस बात को छोड़ दीजिए, तो आज पिता की उम्र कितनी होगी x की फॉर्म में? x ईयर यहाँ से यहाँ तक, x ईयर यहाँ से यहाँ तक, जो पुत्र की एज बढ़ी है वो पिता की एज भी तो बढ़ेगी ना। तो कितनी हुई, x तो उनकी थी ही और x और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी x प्लस x। इसका मतलब पिता की जो आज जो एज है वो कितनी हो गई 2x।
और उन्होंने पिता की एज आज में और भी दी हुई है 40 ईयर। तो इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो है तो दोनों आज की ही बात ना, ये तो ये भी आज की बात है और ये भी आज की बात है, तो दोनों इक्वल हुई। तो यहाँ पर ऐसे, और ये ईयर है, वाई नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो 40/2 हो जाएगा और x मिलेगा मुझे 20 ईयर्स। तो आज पुत्र की उम्र कितनी है, 20 ईयर्स। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले पूछी गई है, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले के लिए क्या कर देंगे, जो आज आया है उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 15 साल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे सिग्नल को पार करने में वह कितना टाइम लेगी। दोस्तों, रेलगाड़ी के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर रेलगाड़ी किसी पोल या सिग्नल को पार कर रही है तो उसको पार करने में उतना ही टाइम लगेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना है और निकाल लेना है, ठीक है ना। बाकी अगर वो किसी ब्रिज वगैरह को पार करती है तो उसके लिए फ़ॉर्मूला अलग है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। बस ध्यान रखना, अगर वो किसी सिग्नल को पार कर रही है या किसी पोल को पार कर रही है तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप, टाइम वाला। तो स्पीड दी हुई है इसमें, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो लंबाई दी है वो दी है मीटर में। तो या तो लंबाई को चेंज करो या स्पीड को चेंज करो, तो मैं स्पीड को चेंज कर लेती हूँ मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना है आपको। तो इसको चेंज कर रहे हैं हम, तो 90, 18 से ये 5 बार कट जाएगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, स्पीड आ गई है आपकी 5 × 5, ये 25 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। ये अलग बात थी, आपको ध्यान रखना है। में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि देखो मैंने यहाँ पे किया है। 1 किलोमीटर पर आवर में था पहले, अब ये मीटर पर सेकंड में मिल गया मेरे को। अब मुझे टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितनी ले लेनी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150, और स्पीड कितनी आई है, 25। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6, अर्थात टाइम आ गया आपका 6 सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रजेश, उमेश, सुरेश एक कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करें तो समय कितना लगेगा। अब तीनों के एक साथ का अगर आपको अलग अलग एफिशिएंसी दी गई है, कार्य करने की क्षमता दी गई है सभी की, और तीनों के एक साथ कार्य करना पड़े तो कितना समय लगेगा। इसके लिए बहुत ईजी सी ट्रिक है। सबसे पहले आप सभी के लिए लिख लीजिए, जैसे ब्रिजेश के लिए कितना दिया है, 12 दिन, 12 डेज़। फिर उमेश के लिए कितना दिया है, 15 डेज़। सुरेश के लिए कितना दिया है, 20 डेज़। कुछ नहीं करना आपको, इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। 12, 15, 20, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 12 से इसको डिवाइड कीजिए, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 मिलेगा। अब इस वैल्यू से डिवाइड कीजिए तो 4 मिलेगा। अब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। अब क्या कर देना है, तीनों की बात हो रही है तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है आपको। तो 5 और इसके साथ कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, x, y, z, जो भी कुछ आपका मन करे। मैं p रख ली हूँ, और ये 3p, और ये इक्वल में आपको ये वैल्यू रख देनी है। सभी को ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, और ये हो गया। तो हमें 1 पार्ट की वैल्यू मिलेगी 60/12, ये आ गया आपका 5। तो दोस्तों, ये जो 5 आपको मिला है, ये तीनों के काम करने की अक्षमता है एक साथ। ये तीनों कितने दिन में काम कर पाएंगे, 5 डेज़ में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं
आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कराती हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाली घड़ियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में कि जितने की कमी हो रही है, कीमत घट रही है और उतने की ही वृद्धि हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हमेशा आपको हानि ही होगी। ठीक है, अब वो हानि कितनी होगी उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, इसमें जो भी दोनों वैल्यूज़ दी होंगी ना, ए मल्टीप्लाई बी करके आपको अपॉन 100 कर देना है। जो भी परसेंटेज में दोनों वैल्यूज़ दी हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए। तो दोनों परसेंटेज में वैल्यू हमको लॉस और प्रॉफिट 30% दिया है और अपॉन में आ जाएगा आपका 100। तो इस तरह से ये हो जाएगा 900, ये हो गया 100, ये कट होके आपको मिला 9% और ये क्या मिला आपको, लॉस। तो आंसर आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6, 50 किलोमीटर यात्रा करने पर राम ने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो इसमें कैसे करेंगे आप लोग, पहले आपने क्या कर लेना है, टोटल यात्रा, टोटल जो लंबाई है यात्रा की उसको मैं मान लेती हूँ x। अब 50 किलोमीटर पूरी हो चुकी है, 50 किलोमीटर हो जाने पर बचा कितना, x माइनस 50 बचेगा। और 50 किलोमीटर कर लिए जाने के बाद उन्हें लगता है कि अभी भी 3/5 भाग शेष है, तो बचा हुआ भाग ये है और उनको कितना लग रहा है बाकी बचा हुआ, x का 3/5, मतलब x मल्टीप्लाई 3/5। तो ये भी बाकी बचा हुआ है 50 के बाद और ये भी बाकी बचा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। x माइनस 50 इज इक्वल, ये कितना बनेगा आपका 3x/5, 3x/5। तो बेसिक मैथमेटिक्स तो शायद आपको आता ही होगा, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये यहाँ से 5x माइनस 250 और ये इधर 3x, ये 5x, ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 250 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल 250 और x है 250/2 मीन्स ये बना आपका 125 किलोमीटर। तो x की वैल्यू पूछी थी उन्होंने कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो 125 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो इजी सा मेथड है आपका इसका, प्रतिशत प्रॉफिट की अगर बात हो और कुछ वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब CP कुछ के SP के बराबर हो, तो क्या कर देना है आपको, लागत में से विक्रय मूल्य को माइनस करना है और अपॉन में विक्रय मूल्य रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100। तो देखिए दोस्तों, लागत किसका, 10 वस्तुओं का लागत 8 के विक्रय के बराबर था, तो ये बना आपका 2/8 मल्टीप्लाई 100 और ये बन गया आपका 200। और जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 25%। तो दोस्तों आंसर हो गया आपका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम एक कार 20% छूट पर ख़रीदता है और उसे कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है हमें कितना है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसने 20% छूट पर ख़रीदा, 20% अधिक पर बेच दिया। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, कार की कीमत, कार की कीमत मैं मान लेती हूँ कि ये 100 रुपये थी। अब 20% छूट के बाद
CP कितना बनेगा 80। भाई 100 का 20% 20 होता है, तो 100 माइनस, मैं लिख देती हूँ 100 माइनस 20, तो ये कितना बना 80। अब 20% प्रॉफिट से SP कितना बनेगा, ये बनेगा 100 प्लस 20, ये बन जाएगा 120। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है सेम ऐसे, तो इन दोनों वैल्यूज़ से। तो भाई लागत कितना आया है पूरा 120, और ये हो गया आपका CP अपॉन में और मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्व करोगे आप तो ये 40 आ जाएगा, और ये 80 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करोगे तो 50% प्रॉफिट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका D। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और जैसे कि मैंने समझाए हैं समझ में भी आए होंगे। अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो मैं हाथ में ही लेके वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, जिससे वीडियो पूरी तरीके से शायद क्लियर ना दिख रहा हो। तो दोस्तों फ्यूचर में हम अरेंज करते हैं अपने पास स्टैंड वगैरह, जिससे आपको अच्छा वीडियो मिल सके। पर आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है, इस बात पे नहीं कि क्या इसमें आपको मैं स्टैंड पे रख के वीडियो बना रही हूँ या कैसे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ाएंगे और आगे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।